वेलकम इन सर कानून गुरु। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे थैंक यू साथ थैंक यू जी। एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव जी हैं, और जो कि काफी सीनियर लॉयर हैं। और हम लोग काफी थैंकफुल हैं आपके लिए सर कि आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। तो सर, थोड़ा सा सर आप अपने बारे में मतलब बताइए, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस जैसे कि गाजियाबाद में है, और थोड़ा सा गाजियाबाद जी जी। गाजियाबाद में मेरी प्रैक्टिस है। 1984 में मैंने स्टार्ट की थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएशन। हम्म, और उसके बाद मेरा जो जो हम लोग केसेस लेते हैं, अपना जो हमारी एक्सपर्टाइज है क्रिमिनल में है, मैट्रिमोनियल केसेस में है। हमारे पास पूरी टीम है बेसिकली। जी जी। 4-5 एडवोकेट्स हैं हमारे पास। तो हम्म, क्रिमिनल मैं देखता हूँ, मैट्रिमोनियल केसेस में देखता हूँ, सिविल देखता हूँ मैं, और चेक बाउंस वगैरह के केसेस में देखता हूँ। बाकी मेरे पास कंज्यूमर फोरम के भी एडवोकेट हैं, वो सेपरेट बिल्कुल अलग देखते हैं। एक मेरे पास रेरा की पूरी टीम है, मेरे पास रेरा के केसेस, बिल्डर बायर वाले जो होते हैं केसेस, वो हम लोग अपना अलग देखते हैं। और आपका एक्सीडेंट क्लेम जो होती है वो देखते हैं। मैं ऑलरेडी 20-22 साल से जितनी चारों इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी सबके मैं पैनल पर हूँ। तो मेरा जो है अपना ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस है जो है 84 से। 84 से 84 काफी मतलब एक लंबा टाइम हो जाता है, तो यू आर 35 वेरी। इयर्स, मोर देन 36 इयर्स। अच्छा, 36 ईयर्स इन द सेंस, एक तरीके से अगर अपन किसी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, वैसे देयर इज नो रिटायरमेंट इन एडवोकेसी प्रोफेशन। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई इंसान अगर जॉब करता है तो 35 ईयर्स इन द सेंस उसका रिटायरमेंट का ही जा जाता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट एज है यू बिल्कुल। सही अगर है। अगर वो देखा जाए तो हमारी रिटायरमेंट एज है। लेकिन लॉ में ऐसी कुछ नहीं है। प्रैक्टिस में जब तक आपका दिमाग चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, आप कर सकते बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, और ये काफी मतलब आप सीनियर्स का एक हमारे लिए भी एक गाइडेंस रहता है कि देयर इज नो रिटायरमेंट इन दिस प्रोफेशन। तो हैं। इस ये प्रोफेशन प्रोफेशन में एक ऐसा। रिटायरमेंट नहीं है। तब तक है जब तक आपका खुद का दिमाग काम कर रहा है, आपके हाथ पैर काम चल रहे हैं। अगर एग्जैक्टली आपके हाथ एग्जैक्टली। पैर काम नहीं कर रहे हैं तो भी दिमाग से भी नहीं होगा। खाली जब भी दिमाग से फिर भी आप कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो। लेकिन अगर दिमाग एग्जैक्टली ही काम नहीं कर रहा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जब सर। तक हमारा चलेगा, जब तक चलेगा तब तक बगालत कर सकते जी जी सर। तो सर, आपकी नज़र में जैसे कि जो एक लॉ फील्ड है, उसको लोगों के दिमाग में बहुत सी टेंडेंसीज रहती है कि कैसा प्रोफेशन है, क्या नहीं, और कैसी इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कैसा क्या रहता है, वो सब उसके बारे में स्लाइडली आप थोड़ा सा बताइए कि किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज और जो करियर है हैं। वो ये उसमें अगर। अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने जब हम्म, स्टार्ट किया था तब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं हुआ करती थी। तब तो एक आपका ट्रेडिशनल लॉ का ही केवल एक काम था। आजकल तो हम्म, इतनी सारी लॉ फॉर्म्स बन गई हैं। आजकल इतने सारे वो हो गए, आप ग्रेजुएट होने के बाद आप किसी भी लॉ फॉर्म में आप जॉब कर सकते हो। बाकी इतने सारे लॉ कॉलेजेस भी, पहले बहुत लिमिटेड कॉलेजेस होते थे। आजकल तो मतलब जगह जगह पे लॉ कॉलेज, और अब तो क्लैट के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे जो है मतलब आपकी क्वालिटी लॉयर्स भी काफ़ी जो है निकल रहे हैं। और बाकी आप लॉ के बाद आप कई आपकी फील्ड है जिसमें आप जा सकते हो, जैसे आईएएस वगैरह के लिए भी एक अलग से उनका एक लॉ के अलग पेपर होते हैं, उसमें भी आप जा एग्जैक्टली। सकते हो। बाकी जहाँ तक इसकी फाइल बात है लॉ करने की, पेशेंस सबसे बड़े, लेबर और पेशेंस, दो चीज़ आपको जो चाहिए होती है। अब फर्स्ट डे आप एग्जैक्टली समझ के आप जेठ खिलाड़ी नहीं बन सकते। आपको जो है उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे और आप में पेशेंस नहीं होगा, फिर आपके लिए बेकार है प्रोफेशन, आप नहीं कर सकते। आपके लिए पेशेंस है, और थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, थोड़ा लक भी होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी किस टाइप के आपके पास शुरू में केसेस आ रहे हैं। अच्छे सही बात केसेस है आ सर। रहे हैं, आपने उसमें अपना हार्ड वर्क से, अपने ब्रिलियंस से अगर आपने उसको निकाल लिया, फिर आपका नाम हो जाता है, फिर आपकी गाड़ी चल जाती है धीरे धीरे, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो सर, एक ये हमारी जो आगे की जो चर्चाएं हैं वो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने लॉ किया, तो लॉ करने के टाइम पे आपके दिमाग में अभी तो चलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं एक लॉ ग्रेजुएट के लिए कि लॉ फर्म ज्वाइन कर ले, कंसल्टेंसी वगैरह उसमें चला जाए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे अपन पहले की बात करें तो हमारे पास में दो दो तीन ऑप्शन होते थे, आइदर वी गो फॉर लेक्चरशिप और जुडिशरी और एडवोकेसी। तो सर, आपने जुडिशरी और एडवोकेसी में से एज ए एडवोकेट अपना प्रोफेशन चूज किया, तो उसके असल पीछे। में मेरे साथ थोड़ा ये था कि मैं ओनली सन अपने फैमिली में, मतलब अपना मतलब फादर मदर को अकेला लड़का था। तो और फादर ने पूरी लाइफ अपनी सर्विस में इधर उधर ट्रांसफर में इधर उधर थी। तो मेरा था कि रिटायरमेंट के बाद अल्टीमेटली अगर वकालत करेंगे तो कम से कम ये कि उनके साथ रहेंगे लास्ट में, अपनी मतलब उनकी ओल्ड एज में जो उनके साथ रहेंगे, उनके साथ करेंगे। जुडिशरी भी अगर करते तो
हो जाता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, नहीं होता, हो जाता, लेकिन उसमें भी हमें फिर भागना पड़ता, फादर मदर यहाँ रहते, हम कहीं और होते, तो मतलब सही कभी बात हो नहीं पाता जो साथ रहते का। तो इसलिए मतलब मन में ये था कि अब केवल जो है लॉ करेंगे, और लॉ करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद अपना जो है ये अपना यहीं पे करेंगे जो है। वो आपके फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है उसी से सर ये चीजें जो है मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि आप कितना मतलब हैप्पी हैं अपने प्रोफेशन के साथ में, क्योंकि एक्चुअल जी, में मेरा ये क्वेश्चन पूछने के पीछे लॉजिक ये था कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग में ये है कि रादर देन एडवोकेट हम जुडिशरी की तरफ जाएं, तो क्योंकि जुडिशरी ही एक जुडिशरी ऑप्शन में मार्केट देखिए, में है। एक तो आपके पास वैकेंसीज कितनी है, उसमें कंपटीशन कितना है, दूसरा जो है क्या कहते हैं उसमें डेडिकेशन, आपकी पढ़ाई, अपना आप दिमाग जितना अपना टाइम खराब कर रहे हो, मतलब खराब नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी, लेकिन उसी टाइम को अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लगाओगे, कुछ करोगे, तो आप ज़्यादा मतलब उसमें सक्सेस होगे उस चीज़ में, बजाय एग्जैक्टली। अपने उसके अंदर 5-6 साल 10 साल आपने 6 साल लगा दिए प्रैक्टिस में और फिर नहीं हुआ, अल्टीमेटली फिर आपके पास क्या है, फिर आओगे तो लास्ट में फिर इसी में, तो आपने 6 साल यही अपनी फील्ड में। हाँ, है इसी फील्ड में, सही तो सही इसलिए सही बात 6 साल इसी में लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है, आपका जो है उसमें एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपका नाम भी बढ़ेगा। सही सही बात है सर। तो सर आपकी नज़र में सर कानून गुरु कैसा प्लेटफॉर्म है, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या क्या रहा है मेरा कानून गुरु को लेके? बहुत अच्छा जो है, मतलब अभी नया है, प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन इसके फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया में जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो क्लाइंट्स जो ढूंढते रहते हैं बेचारे, सबसे बड़ा परेशानी ये है कि एडवोकेट्स तो बहुत हैं, क्लाइंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि सही एडवोकेट वो चूज़ कर लें, और आपका कम से कम ये है कि आप लोग जो जो अपने यहाँ हायर कर रहे हो वो पूरा वेरिफिकेशन, और पूरे उसके बाद उनकी पूरी क्रेडेंशियल्स वगैरह को वेरीफाई करने के बाद आप लोग, ये नहीं कि पूरा किस कोई भी आया आपके यहाँ पैनल पे हो गया, ऐसा नहीं है, आप पूरा एग्जैक्टली। उसका बैकग्राउंड चेक करते हो, सब कुछ करते हो, तो अच्छे क्वालिटी एडवोकेट्स आप रखोगे, और क्लाइंट को अगर वो सही मिलेगा तो फिर आपका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी खूब अच्छा चलेगा। सर ये आपके वर्ड्स के लिए तो हम काफी थैंकफुल हैं, क्योंकि सर आपके जो रिव्यूज हैं, आपका जो फीडबैक है सर वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एक आपका जो है लाइफ का अब तक का इसमें एक्सपीरियंस रहा है एज ए एडवोकेट, तो काफी हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप फैमिली लॉयर हैं, आप फैमिली के एक्सपर्ट हैं, तो क्यों ना हम फैमिली भी फैमिली। करता हूँ, एक्सीडेंट भी करता हूँ, क्रिमिनल में भी करता हूँ, एक्सीडेंट क्लेम भी करता हूँ, चेक बाउंस की भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सर, इस तो जिस फील्ड में भी आप चाहो उससे पूछ सकते जी जी जी, तो आज हम ऐसा करते हैं, आज थोड़ा हम स्लाइटली फैमिली लॉ के बारे में ही डिस्कस कर लेते हो, हैं, फैमिली बाकी। लॉ पूछो। जी जी बिल्कुल, तो क्योंकि फैमिली लॉ में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ठीक है, चीजें लॉ तो आपको बुक से भी पता चल जाएगा, आप गूगल कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल ये चीजें जो असल में क्या है ना, गूगल बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन गूगल ने सत्यानाश भी किया है बहुत। गूगल से सारी चीज़ें हल नहीं हुई होती, ना आपको सही सॉल्यूशन बात है। मिलेगा। जब तक आप उसको लीगल किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाओगे और आपको उसका लीगल सही सॉल्यूशन, तभी लीगल एक्सपर्ट ही दे पाएगा आपको, गूगल नहीं दे एग्जैक्टली। सकता। गूगल आपको जो देगा वो इधर उधर की सुनी सुनाई, और वो इधर उधर से कट कट पेस्ट करके वो आपको दे देगा सॉल्यूशन, वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सही और सही इसमें बात बहुत है। ज़्यादा जो हो रहा है ना, जो इस वक्त जो है, वो गूगल ने का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो जितने डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहे हैं, हर आदमी के पास गूगल अवेलेबल है, वो इस पर डालता है मुझे क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्या वो है, सब चीज़ वो गूगल पे मिल जाती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं पता कितनी इसमें डिफिकल्टीज है। हाँ, सारा जो मेन चीज जो है प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको कोर्ट में जाने के वही तो बाद ही मैं कह रहा मिलता हूँ ना, है। वही तो कह रहा हूँ, ये आपको लॉयर बताएगा, आपको जो जो इस एग्जैक्टली। फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो बताएगा, गूगल नहीं बता सकता। गूगल आपको बस थोड़ा सा आपको वो दे देगा, थोड़ा सा आइडिया दे देगा आपको, एक हेल्प, एक स्लाइडली आपको रास्ता बता देगा, लेकिन एक्चुअल चीज तो आपको गूगल से, हाँ, आपको जो आपको लॉयर से ही जाना पता जैसा चलता घुसना, हाँ पता नहीं। है। जी जी जी। तो सर जैसे कि फैमिली लॉ पे अपन चलते हैं, तो फैमिली लॉ में मेन चीज आती है अपना जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें हम बात करते हैं। तो सर इसमें सबसे पहले तो ये बताइए सर कि ये जो एक्ट है अपना, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि कोई भी एक्ट बनता है तो सबसे पहले उसकी टेरिटरी डिसाइड होती है कि ये उसकी टेरिटरी रहेगी, ये यहाँ यहाँ अप्लाई होगा, ये पर्सन से अप्लाई होगा। ये ऑल ओवर इंडिया है वैसे तो,
हाँ। एप्लीकेबल। हम्म। तो जहाँ भी जो है मतलब है ऑल ओवर इंडिया ही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, मेरा जो जे क्वेश्चन एंड के है को वो जे एंड के को जे एंड के को जनरली छोड़ देते हैं, जी जी बाकी जो है सब जगह ही जो है मतलब ये अप्लाई होता है। और इसके लिए जो है आपका इसमें कंडीशन जो है वो है कि उसमें दोनों पार्टीज को हिंदू होना जरूरी होता है, दोनों जो जी है जी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों हिंदू होने चाहिए उस पर अप्लाई करना। जी जी। तो ऐसा कुछ है क्या कि क्योंकि बहुत से लॉज में अपन जब देखते हैं सिटीज में देखते हैं जो कि ट्राइबल्स एरियाज और उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो वो हिंदू लॉ का कस्टम भी कस्टम 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 पे कर रखा है कि जैसे हमारे यहाँ शादी के लिए कंडीशन है कि प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती, जी लेकिन जी उसमें साथ साथ ये भी दे रखा है कि अगर उसमें किसी आदिवासी है, कोई ट्राइबल है या कोई भी है, उसमें अगर कोई कस्टम चली आ रही है कुछ, तो जी उसमें जी हो सकती है, उसमें वहाँ भी छूट दी हुई है। तो लिबरल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने बैन किया हुआ है, लेकिन अगर किसी के उसमें चली आ रही है, पुश्तों से चली आ रही है, कस्टम चली आ रही है, तो उसमें होगा। लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो प्रोहिबिटरी रिलेशंस के अंदर जो है मतलब शादी नहीं हो सकती। और वो क्या है प्रोहिबिटरी जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या है, कई बार इनको वो लेके भी क्लैरिटी वो नहीं होती है। वो जैसे है भाई बहन है, चाचा भतीजी है, बुआ उसका बेटा है, मतलब वो भतीजा है, इस टाइप की जो मौसी है, मौसी के बच्चे हैं, मतलब ये प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप में आती है, वो उसमें शादियां नहीं होती। और शादी का क्या मेन प्रूफ होता है, लाइक एक ऐसी क्या सेरेमनी जो है जो मेन मानी जाती है कि उसके बिना शादी मेन तो हो। ये है कि शादी शादी के लिए पहले तो ये दोनों का हिंदू होना जरूरी है, दूसरे प्रोहिबिटरी रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपका तीसरा शादी के 7 फेरे, जब तक अग्नि के 7 फेरे नहीं हो जाएंगे तब तक जी जी। शादी वैलिड नहीं होगी। वैलिड जिसको और सप्तपदी उसमें भी दिया कहा हुआ जाता है, है। हाँ सतपदी, यस, और जी उसमें जी भी जी दिया हुआ है कि अगर सतपदी का अगर किसी कस्टम में की सतपदी नहीं होती, जी जी सतपदी का नहीं होती, किसी और रिचुअल से, किसी और कस्टम से अगर होती तो वो भी वैलिड नहीं होती। जी ऐसा जी भी नहीं कि सात शादी सप्तपदी। के लिए 7 वो जो है, हाँ सतपदी जो है मतलब जनरली सतपदी पहले वो है, लेकिन अगर किसी की कस्टम में या नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो ट्रेडिशन में नहीं है या कस्टम में नहीं है, तो वहाँ भी जो है बगैर उसके भी हो सकती है। बट सर मतलब सप्तपदी को अपन फॉर मेनली ये मान के एग्जाम्पल, चलें। और जी जी कंप्यूटर मैं एग्जाम्पल दे रहा जी हूँ, जी सिखों में जो शादियाँ होती हैं वो भी जो है इसी में हिंदू मैरिज एक्ट में उनके डिसीजन थे, तो जी उनकी जी जो है गुरुद्वारे में शादी होती है, तो जी जी कस्टम है, उनका रिवाज है, उसमें जो है सतपदी का सिस्टम नहीं है, लेकिन वो शादी जी जी शादी होती शादी मानी जाती है, तो वो भी जो सिख कम्युनिटी है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट में जो है काउंट होती है। है। यस 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 यस, हाँ हाँ बिल्कुल होती है। तो कौन सी कम्युनिटीज या कौन से रिलीजन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन तो प्रोविजंस है। हिंदू में तो ये बाकी जैन, बुद्ध, ये सब आते हैं आपके, जो सिख ये सब आते हैं, बाकी आपका जो मोमडन है, क्रिश्चियंस है, ये सब उसमें cover नहीं करते, ये उनके लिए इसमें अलग से नहीं बना आते। हुआ है, वो उनके लिए अलग उनका बना हुआ है ना, पर्सनल लॉ उनका अलग है। जी जी जी। तो बेसिकली जब शादी होने के बाद में आजकल नॉर्मली क्या रहता है, बहुत से डाउट्स यंगस्टर्स के मन में रहते हैं जब वो डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं, तो जैसे कि जी किसी पार्टी में नहीं बनती है, तो ये हस्बैंड वाइफ है उसमें नहीं बनती है जी। और उनकी शादी हो जाती है, तो डिवोर्स पिटिशन फाइल करने के लिए क्या सबसे मेन कंडीशन क्या है। पहले तो शादी को 1 साल हो जाना चाहिए, जी जी। जब पहले शादी से 1 साल जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आपकी पिटीशन फाइल नहीं होगी। यानी विद इन वन पहला ईयर कंडीशन, आपको। फाइल नहीं कर सकते आप, जी आपको जी 1 साल शादी का, जब तक कि ये नहीं हो जाए कि आपकी शादी वॉइड है, धोखे से जी शादी जी कराई, जी 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 अगर धोखे से शादी कराई गई है तो आप फाइल कर सकते जी 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 हैं। शादी आपकी वॉइड है, ऑलरेडी किसी ने शादी कर रखी है, फिर दोबारा वो आपको धोखे से झूठ बोल के आपसे शादी कर लेता है, और पता लग जाती है कि आपकी शादी जो है ये ऑलरेडी शादीशुदा था, शादी आपकी वैलिड थी, तो फिर उसके लिए आप वो फाइल कर सकते हो। जी जी। लेकिन जनरली आपको जो है 1 साल आपको वेट करना है। 1 साल वेट करना पड़ता है, यानी ये मेन कंडीशन है कोई भी पार्टी अगर तो डिवोर्स फाइल करेगी। उसके पीछे भी रीजन है, लेजिस्लेचर ने ऐसे ही नहीं दिया है 1 साल का, जो 1 साल का जो दिया है उसके पीछे भी रीजन है कि शुरू में शादी होके 2 लोग आते हैं, मिलते हैं, करते हैं, तो कुछ नए उसमें आके खटपट होती है, कुछ होती है, तो जो दांत निकलते हैं बच्चे के, तो उस तरह से जो मतलब उसको जो जो थोड़ा बहुत होता है, जो उसको टाइम दांत निकल जाते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये 1 सही साल सही। का दिया हुआ है, इसके पीछे का ये है कि 1 साल रहेंगे साथ में, लड़ेंगे, बिगड़ेंगे, सब कुछ है,
और उसके बाद अगर चलना होगा तो चल जाएगी, नहीं होगी तो चली जाएंगे तो डिवोर्स। जी इसलिए जी। 1 साल का जो है तो पीरियड डाला हुआ है, यानी 1 साल तो वेट करना ही पड़ेगा, अगर करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जो कंडीशंस आपने बताई, जो सिनेरियोज आपने बताए वो नहीं है, तो 1 साल तो वेट करना ही करना है शादी में। बिल्कुल करना जी। पड़ेगा। तो और एक जो यंगस्टर्स और जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स जो होते हैं फैमिली लॉ के, या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए, उनके मन में एक डाउट रहता है कि डिवोर्स के एक्चुअल में ग्राउंड्स क्या रहते हैं, देखिए, मतलब डिवोर्स किन। डिवोर्स 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 देखिए 2 तरीके से दिया जा सकता है। जी जी। डिवोर्स में ये है कि एक तो है 13D, जी जी। जो कि आपका म्यूचुअल कंसेंट से होता है, जिसमें आप फाइल करते हो, दोनों जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं। 6 मंथ की आपको एक टाइम दिया जाता है कि 6 महीने तक आप सोच लो। अगर आप लोग फिर भी अगर नहीं होते हो तो 6 मंथ की जो डेट मिलती है, सेकंड मोशन कहते हैं उसको, उसमें आप आके जॉइंट पिटीशन दोबारा फिर फाइल होती है। उसमें आपका स्टेटमेंट होता है दोनों का, नहीं होते तो जी डिवोर्स हो जी। जाता है। वो बहुत सिंपल तरीका है। एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, 13(1) पे, 13(a) पे, उसमें जो है ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उसमें पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ग्राउंड है, जिसमें ऐसा है जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं। उसमें जी जैसे जी। किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, और किसी ने जो है क्या कहते हैं, किसी को अनसाउंड माइंड का आदमी हो, या किसी ने वो कोई ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती, और जो जो छुआछूत वाली बीमारी, हालांकि उसे अभी जी बना जी। दिया है नहीं। जो मेन जो ग्राउंड जो है वो है आपका एडल्ट्री, डेजर्शन और क्रूरल्टी। 3 जो ग्राउंड है, यही जो है ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं। जो जिस पे हम लोग भी वर्क करते हैं, हम लोग भी जिसको अगर हमें फाइल करना होता है तो इन्हीं ग्राउंड में से हम चूज करते हैं। बाकी ग्राउंड ऐसे हैं कि वो दिखने के लिए है 10-12 ग्राउंड, लेकिन आपके लिए होते ही 3 ही। मेन ये एडल्ट्री 3 ग्राउंड होते हैं। पड़ता है, मेन ये 3 ग्राउंड्स होते हैं जिनके बिहाफ ये पे नहीं होते। डिवोर्स होता है। जी। बाकी तो आपका जो है ये हुआ 7-8 ग्राउंड है, लेकिन इसमें जी मेन जी। 3 है। और जी जो जी। सबसे इजी होता है, जो क्रूरल्टी का जो होता है, क्रूरल्टी फाइनेंशियल, इमोशनल एंड फिजिकल, तीनों टाइप की क्रूरल्टी हो सकती है। तो उसको आप कहीं से भी कैसे करके आप कर सकते हो उसको। और बाकी रही एडल्ट्री वाली बात, तो एडल्ट्री को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक कि आपने किसी की वीडियो ना पकड़ी हो, कोई जी किसी के जी। वो किया हो, तब तक एडल्ट्री प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा आपका एक होता है सेपरेशन, छोड़ रखा है किसी ने 2 साल से ज़्यादा का अगर छोड़ रखा है, तो उस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो कोई उसमें प्रोविजन 2 है साल का, इसमें 2 साल का, सेपरेशन का? 2 साल का? 2 साल का। जी जी जी। और तो डाइवर्शन के मेन। ग्राउंड पे भी आप फाइल कर सकते हैं। जी जी जी। तो मेनली जो क्रूअलिटी का काफी रोल प्ले होता है जी इसमें जी डिवोर्स जी, में। क्रुएल्टी में जैसे दहेज का हो गया, दहेज की के लिए मारपीट करना हो गया, दहेज के लिए आपने जो उसको टॉर्चर किया, दहेज के लिए आपने उसके साथ मारपीट की, डोमेस्टिक वायलेंस की, ये सब चीज़ें जो है आपको ये सब प्रूफ होते हैं, इन सबको आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो। तो आपके पास एक ग्राउंड बनता है कि भाई ये क्रुएल्टी हमारे साथ चल रही है, हम लोगों का साथ साथ रहना संभव नहीं, इसके साथ मेरी ज़िंदगी को खतरा है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे अलग कर दिया। ये होता है। जी जी। तो सर ये बताइए मैं कि आपको इसमें जो। बिल्कुल मैं आपको लीगल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी, मैं समझा नहीं रहा नहीं हूँ, मैं सर, आपको बिल्कुल यही सही बता बात रहा है। हूँ कि जैसे लेमैन को जैसे बोलते हैं ना, सबके समझ में भी आ जाए क्या चीज़ है। सही 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 बात है। और सर हमारा ये सीरीज स्टार्ट करने का रीजन भी यही है कि कुछ लॉ को इस हिसाब से, जो मेन चीज लॉ में प्रॉब्लम क्या आती है कि लॉ की लैंग्वेज इतनी हाँ, वो वो होती है, क्लिस्ट है, क्रिटिकल बहुत होती ज़्यादा है। क्लिस्ट है। हम लोगों को भी पढ़ने के लिए कई बार 2 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके जी समझ जी। में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेचर की मंशा क्या है इसको रखने के लिए। सही सही बात है सर, इसी में ही डाउट जो है सारे जो है एकदम ग्रास रूट पे जाके जो पूरे डाउट क्लियर होंगे। तो सर जो अगली चीज जो है, जो मेनली पार्टीज के मन में या जो भी डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं उनके दिमाग में होता है कि हमारी ये चीज कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है, तो जो भी चीजें हैं वो बाहर नहीं आए, तो उसमें यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि। आप एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगा सकते हो, कैमरा प्रोसीडिंग के लिए। कैमरा प्रोसीडिंग के लिए आप वो लगा सकते हो कि आपकी जो है मतलब फाइल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, और आपको जो है वैसे भी जो है इवन आप अगर ई कोर्ट जो है बनी हुई, अगर आप उसमें मैट्रिमोनियल केसेस को आप देखोगे, सर्च जी करना जी। चाहोगे, तो आपको एक्स 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 करके आता है, नाम से नहीं आती है जी जी। पिटीशन। अगर आप कभी देखोगे तो आपको एक्स 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 करके आएगा, एक्स 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 वर्सेस एक्स एक्स एक्स, उसमें नाम नहीं आता कभी भी।
और वैसे भी अगर आप प्रोसीडिंग चाहते हो कि हमारे बयान और वो सब अगर हो तो वो जज के सामने अलग हो सकते हैं। तो सर बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है लॉयर का फैमिली लॉ में, फैमिली कोर्ट में? हम्म। मतलब पार्टीज नहीं, अपना जो फैमिली मैटर लॉयर जो है वो हाँ, फाइल कर अपना सकती खुद है? खुद भी कर सकती है, लेकिन ये उसमें परमिशन का दिया हुआ है प्रॉब्लम। यदि अगर वो समझती है कि मेरे को लॉयर की ज़रूरत है तो एक एप्लीकेशन देके लॉयर के लिए परमिशन ले सकती है और कोर्ट उसको अलाउ कर देती है, फिर उसके बाद लॉयर का रोल शुरू हो जाता है। तो काफी जैसे एज ए एडवोकेट आपने ये फील किया है कि जो फैमिली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो काफी टफ होती है या बहुत टफ ट्रिकी है, जिसमें टफ होती है, टफ? ट्रिकी है और बहुत टफ है। उसका पता है कि भाई एक तरह से शतरंज है, जैसे उसने ये किया तो हमें ये करना है, और उसको किस तरह से तो लॉयर ही देख सकता है कि भाई इसकी इस मूव का क्या वो है, इसकी ये एप्लीकेशन किस वजह से दी गई, इसके पीछे मंशा क्या है। तो इसको जो है वो करने के लिए लॉयर का जो है जरूरी है। जी जी सर, काफी मतलब क्या चीजें जो है, मेरी भी काफी चीजें आज आपसे मिलके क्लियर हुई, शायद मैं भी इतना क्लियर नहीं थी। और सर एक जो अपना रहता है डिवोर्स फाइल करने के बाद में जो काउंसलर का रोल कितना रहता है, तो क्या ये हेल्पफुल है, क्योंकि काउंसलिंग करवाई जाती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं नहीं, कि? जरूरी है। काउंसलिंग होनी भी बहुत जरूरी है। कोशिश होनी चाहिए कि भाई शादी को टूटने के लिए तो हुई नहीं है, शादी में भी घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, सब होते हैं, फैमिली भी जो है मतलब डिस्ट्रॉय होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों का भी जो है वो रहता है। तो सही बात है सर। उसमें जो है क्या कहते हैं कोशिश होती है, हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग के पास भी केस आता है, हम लोग करते हैं कि भाई डिवोर्स के लिए जाओ, अदरवाइज हम लोग भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे ही, अपने चैम्बर पे कोई अगर दोनों का रिकनसाइल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो और हम सर कभी आपने तो किसी को सलाह भी नहीं देते। बहुत अच्छे से मतलब जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि काउंसलर्स जो है मेनली रोल प्ले करते हैं शादी को बचाने के लिए, जी क्योंकि जी। यूजुअली मैं क्या इसके होता है? पीछे अगर ना हो तो फिर कोर्ट काउंसलर के पास मेडिटेशन के लिए क्यों भेजेंगे। इसीलिए जी जी कोर्ट जी। की भी मंशा यही होती है कि आखिर तक भी यार घर गृहस्थी बस जाए, ज़्यादा बेटर है। और ये जी जी। ज़रूरी नहीं है कि आप डिवोर्स लेने के बाद भी अगर किसी और से भी कोई पूरे आप घर बैठोगे तो हो नहीं आप। उसमें आप जो है क्या कहते हैं आपको शादी करनी पड़ेगी। एक मिनट फ़ोन पे एक ले लूँ, अटेंड। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अटेंड कीजिए। हेलो पवन जी, भाई मैं जरा 10 मिनट बाद आपको फ़ोन कर रहा हूँ, बार-बार इसलिए काट रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। जी सर। तो तो काफी ये थी। हाँ जी, बोलिए। काफी मतलब आपका, क्योंकि सर आपके जो आपके आंसर्स हैं और जिस तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन आंसर्स में सर आपका जो एक्सपीरियंस है सर वो विजिबल हो रहा है। देखिए, अब ये तो मैं तो अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ, ना तो मैं कोई किताब लेके बैठा हूँ, ना मैं बैठा हूँ आपके सामने सीधा बैठा हूँ। बिल्कुल सर, ये तो मुझसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम फेस टू फेस हैं सर। और फेस टू जी। फेस जब होते हैं तो ये चीजें बिल्कुल मतलब, क्योंकि आप कोई भी इवन शायद मेरे ख्याल से कोई आपके अभी आप टेक्नोलॉजी की कोई चीज है, कोई गैजेट वगैरह वो भी आपने नहीं ओपन किया। और नहीं, 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 कुछ इनका, भी नहीं। जी जी, इन चीजों का आंसर किसी गैजेट में या गूगल पे नहीं मिलेगा, ये तो जो कोर्ट में जो रेगुलर प्रैक्टिशनर एडवोकेट है बिल्कुल, वही बता बिल्कुल, सकता है। वही चीज़ है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, जो भी है। आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी, जितनी आप कोर्ट में आपकी विजिबिलिटी होगी, जितना आप कोर्ट एग्जैक्टली। में जाओगे आओगे जो है, जितना आप करोगे। और रोज नया हमें भी आज की डेट में भी हमें भी आज सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। गाँव में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको एक जगह आप ठहर नहीं जाते, आपको रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को आपको जो है ग्रहण करने को मिलता है, कुछ ना कुछ। तो देर इज नो पीक इन एडवोकेसी, एक तरीके से ये कह सकते हैं, डेली आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे इस नया आपको प्रोफेशन नया सीखने को मिलेगा। नया अगर कोई अच्छा लड़का है, कोई छोटा अभी नया शुरू हुई है उतना बड़ा, तो उसने भी अगर कोई अच्छी चीज़ करी है तो हमें भी समझ में आता है कि यार ये इसने किया, हम भी कर सकते हैं, यार ये अच्छी पॉइंट दिया है इसने। इससे भी सीखने को मिलता है काफ़ी चीज़। ऐसी नहीं है कि जो हमने जो कर दिया वो ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आदमी को अडॉप्ट करने की भी रखनी चाहिए। ये तो मतलब बहुत अच्छी आपके मतलब थॉट प्रोसेस है सर। मैं तो चाहती हूँ कि हर एडवोकेट, हर सीनियर एडवोकेट इसी तरीके से अगर रहे या इसी तरीके से इनका थॉट प्रोसेस रहे तो शायद हम यंगस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, या जो लोग इस प्रोफेशन में नहीं, आना चाहते हैं। ज़्यादातर सीनियर्स का मैं मतलब मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर का सबका यही रहता है। जितना आप जो है एक सीनियरिटी में पहुंच जाओगे तो उसके बाद आपके को वो नहीं रहता, क्योंकि अब लड़ाई तो कहीं है नहीं आपकी किसी से। जी जी अब सर। आप जब आगे एक स्टेज पे आप आ गए तो उसके बाद आपकी लड़ाई है नहीं किसी से। तो ये है कि अब जो भी है
जो आपने लिया है सोसाइटी से, अब आपको अब टाइम है, अब आपको देना ही है वापस सोसाइटी को। जी, जी। जी, जी सर। तो सर आगे हम इस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसे मेरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सर वो ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में होता है और बहुत से डाउट्स रहते हैं। तो जो एक मेंटेनेंस जो मिलता है, जो एलिमनी मिलता है, उसका क्या मतलब प्रोसेस है और किस अमाउंट में मिलेगा, कैसे मिलेगा? नहीं, ऐसा 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 है कि जो है कोई स्ट्रिक्ट जैकेट कोई फ़ॉर्मूला नहीं है इसका। कोई आप लोगों को ये सब ये कैलकुलेशन दी हुई, ये फ़ॉर्मूला है, इस तरह से अलजेब्रा का या उसका मैथमेटिक्स का कोई सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, देखती है वो पे इसकी इनकम कितनी है, इसके ऊपर कितने जो है, इसके ऊपर जैसे लोन्स वगैरह चल रहे हैं, हाउसिंग लोन है, ये है, फलाना, इसके ऊपर फैमिली का कितना वो आपका प्रेशर है, जैसे मदर फादर है, बेचारों की कोई अर्निंग नहीं है, उसका भी वो है। तो इन सब चीज़ों को फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वाइफ का, बच्चों का, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद फिर वो अपना वो देती है, उसमें डिस्क्रिप्शन होता है। लगभग आपका इनकम का 1/3 मान के चले आप, लगभग इनकम का 1/3। जी, जी, जी। इसका ये मतलब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट जैकेट फार्मूला नहीं है इसका, लेकिन कोर्ट जनरली जो है मतलब ये आप मान के चलें कि जो इनकम होती है किसी आदमी की, तो वो बाहर जाएगा भी, उसका कन्वेंस का भी खर्चा है, सब कुछ है, ऑफिस का भी खर्चा है, और अपने घर में भी वो देगा कुछ पैसे जो माँ बाप को, भाई बहनों को। उसके बाद फिर वो बीवी और बच्चों का नंबर आता है, तो 1/3 का मान के चलें। तो यानी कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखे और ये हर चीज को मेंटेनेंस मतलब को। कोर्ट के सामने सब चीज देखी जाती है, कोर्ट ऐसी थोड़ी आपको दे देगी। ये तो फिर तो अगर स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्मूला होता है फिर तो इसी में आ जाता है एक्ट में, कि जितनी आपकी इसकी इनकम है, इतना बटा इतना इतना आपका मेंटेनेंस हो गया। तो कोर्ट को इसलिए दिया है कि भाई आप जो है कि सब चीजों को, एविडेंस को देख के, सब कुछ को एवेल्युएट करने के बाद आप जो है डिसाइड करो कितना मेंटेनेंस के लिए जस्ट होना चाहिए। जी, 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 सही बात है। लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी तरीके से मेंटेनेंस का सिस्टम होता है, लेकिन ये डाउट जो है आज क्लियर हुए हैं हमारे काफी सारे। और सर दूसरा जैसे कि मेंटेनेंस का एक प्रोविजन सीआरपीसी 125 में भी दिया हुआ है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया हुआ है, तो दोनों में क्या सेक्शन डिफरेंस है? 34 सेक्शन जी, जी। 34 में जो होता है वो आपको मिलता है जब तक ये प्रोसीडिंग आपकी चलेगी तब तक के लिए। जी, जी, जी। सेक्शन 34 और हिंदू मैरिज एक्ट में जो आपका होता है वो भी होता है कि जो आपको लिटिगेशंस का जो खर्चा है वो मिलेगा आपको, जी, नॉमिनल जी। अमाउंट और मेंटेनेंस आपको मिलेगा, जो आपका भरण पोषण जिससे हो जाए वो मिलेगा आपको। 125 अच्छा। में आपको इनकम के हिसाब से जो भी है आपको अप टू, जब तक कि वो रिमेरिज नहीं कर लेती है तब तक के लिए जो है उसको तब तक के 125 लिए तो ये जो और सेक्शन है। सेक्शन 25 में आपका परमानेंट एलिमनी का प्रोविजन दिया हुआ है कि जी, डिवोर्स जी। अगर कोई होता है तो उसमें जो है फिर आपको परमानेंट कितना आपको खर्चा बैठेगा, उसमें लिटिगेशन का खर्चा नहीं होता, उसमें आपका जो भी अमाउंट है, और उसमें भी आपको ये 125 में ले सकते हो या उसमें, या इस सेक्शन 25 में जो परमानेंट एलिमनी वो मिल जी, सकती है आपको। वैसे तो प्रोविजन आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी दिया हुआ है मेंटेनेंस, जी, 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 जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चार चार जगह से आपको मिलेगा, तो बेचारा आदमी तो पागल ही हो जाएगा, चार जगह से नहीं ले सकते। एक ही जगह से मिलेगा मतलब जो मेंटेनेंस एक मिलेगा वो जगह एक ही एक्ट में से आप ले सकते से हो। एक आपको सूटेबल अमाउंट मिलेगा, जो भी आपकी जस्टिफाइड अमाउंट। और वो अमाउंट कौन सा होगा जो सूटेबल रहेगा या जो मैक्सिमम अमाउंट होगा जो पार्टीज आपस में डिसाइड करेंगी? नहीं, आपस में तय कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो दे दें उसको, उस हिसाब से डिग्री बन जाएगी। जिस टाइम डिवोर्स की डिग्री बनती है उस टाइम अगर आप दे देते हो कि हम इतना खर्चा देंगे, इतना वो होगा, कोर्ट उसी को डिग्री बना देगी, उसी को आप कर देंगे, आपको उसी को पैसे को देना पड़ेगा। उसमें जी, फिर जी, जज जी। का कोई रोल नहीं है, जी, जी। अगर आपस में आपने तय कर लिया तो। पार्टीज आपस में तय करती हैं कि कैसे रहेगा, कितना रहेगा। जी, जी। तो सर अब एक जैसे जो आपका आपका जैसे अब 13 बीघे जैसे डालते हैं लोग म्यूचुअल एसेट का, तो उसमें भी जी, ये सब जी। चीज़ें पहले ही डिसाइड होती है कि इतना खर्चा होगा, बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, जो भी होगा सब चीज़ पहले डिसाइड हो जाती है, और जी, डिसाइड जी। होने के बाद उसी के हिसाब से जो है मतलब वो दिया जाता है, और उसी हिसाब से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और उसी के बेसिस पे कोर्ट जो है डिग्री पास करती है, उसमें सब चीज़ मेंशन होती अच्छा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो ऐसा है जी। एक ये तो अलग ही मतलब जो है पूरा आज चीज़ जानने को मुझे मिली है कि इस तरीके से पूरा प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी। तो सर जो भी केस फाइल होता है, कोई भी केस अपन फाइल करते हैं, कोई पिटीशन अपन फाइल करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में एडवोकेट जो ये अपने यंगस्टर्स जो एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनके मन में
और जो भी लोग हैं जो कि टच में नहीं है, उनके सबके मन में डाउट होता है जुरिस्डिक्शन को लेके, क्योंकि सबसे पहले जब भी वो आती है, पार्टीज आती है, तो वो यही पूछती है कि केस कहाँ फाइल करना है, कहाँ ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तीन 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 तरह का जुडिक्शन है, तीन जगह दिया हुआ है जुडिक्शन। सबसे पहला जहाँ शादी हुई, जी जी। प्लेस ऑफ मैरिज पहला। दूसरा, जहाँ अपोजिट पार्टी रहती है, अगर कोई हस्बैंड ने फाइल किया है तो वाइफ जहाँ रहती है उस प्लेस पे हो सकता है, जहाँ रेस्पोंडेंट रहता है वहाँ फाइल हो सकता है। तीसरा, जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों लास्ट डिसाइड करते हैं, जहाँ साथ साथ जहाँ रहे हो, अच्छा, जो लास्ट जहाँ पे भी उनका लास्ट डिसाइड, रेजिडेंस था है। जी जी हाँ जी। जहाँ लास्ट डिसाइड एज ए हस्बैंड वाइफ, जब जहाँ उन्होंने साथ साथ रहे हैं वहाँ भी आप फाइल कर सकते हैं। तीन जगह आप कर सकते हैं। मेनली डाउट रहता है जुरिस्डिक्शन को लेके कि कहाँ केस फाइल मैंने करें, बताया और ना, कई। तीन 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 है कि जहाँ शादी हुई है वो जगह, जी जहाँ जी रेस्पोंडेंट रहता है वहाँ, और जहाँ लास्ट जी डिसाइड जहाँ हस्बैंड वाइफ जो रहे वो वहाँ फाइल कर सकते हैं। तीन जगह आप फाइल कर सकते जी जी सर। तो सर आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, उसमें मैं एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर। हैं। जी जी। काफी सर, मैं आपने अपना अपना मुझे टाइम दिया, ये एक मैं इसके लिए काफी वो हूँ। एक जो डाउट रहता है यूजुअली वो ये है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो मुस्लिम जो फीमेल्स जो है उन पे कितना अप्लाई होता है, या उसमें क्या उनको मेंटेनेंस मिलता है? बिल्कुल मिलता है। शाहबानो वाले केस में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मिलेगा, उसके बाद फिर अमेंडमेंट आया, उसमें शरिया और ये सब इसमें बीच में आ गए। तो भाई उसके बाद वो देगी जो है आपको, वक्फ कोर्ट देगा आपको जो है। तो जहाँ डिवोर्स हो चुका होता है जो भी है उसमें तो शरिया और वहाँ उससे जो है होता है वक्फ कोर्ट से। और जहाँ अभी चल रही है सारी प्रोसीडिंग, अभी कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आपको फिर 125 का आपको मिलेगा। तो क्लियर हो उसमें। तो एलिमनी का क्या प्रोसेस रहता है इसमें, मतलब कि जैसे अगर अपन बात करें, क्योंकि अगर हम पर्सनल लॉ में जाते हैं तो पर्सनल लॉ ये कहती है कि आपको ड्यूरिंग जो है इद्दत जो है आपको मेंटेनेंस मिलेगा, जो कि 3 मंथ्स आपको, मतलब एक अपन लमसम टाइम मान के चलें, तब तक मिलेगा। उसके बाद का क्या रहता है, क्या स्थिति है? अभी कुछ स्थिति इसमें क्लियर हुई है, नई जो रूलिंग्स आई है उसमें? अभी 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 बता तो रहा हूँ मैं आपको कि शाहबानो में तो बिल्कुल क्लियर कहा था सुप्रीम जी कोर्ट जी। ने, आपको देना पड़ेगा सब कुछ। अब टू द जो है मतलब जब तक कि उसकी लड़की की मैरिज नहीं होगी जब तक ये देना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके बाद फिर वो इतना पॉलिटिकल प्रेशर, और उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, उसने वक्फ को दे दिया आप जो है। तो वक्फ को देने के बाद अभी ये जो है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग स्थिति है, बहुत कुछ तो क्लियर यानी अल्टीमेटली जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। नहीं। वक्फ से मिलेगा आपको। खैर, ये तो अपने अपनी, मतलब जो पर्सनल लॉज हैं उनके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, और देखते हैं अगर यूनिफॉर्म। गलत है, मिलना मिलना चाहिए, मेरे मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। 125 में सीआरपीसी है, सीआरपीसी किसी एक पे नहीं चल रही, ना वो हिंदू पे चल रही, ना मुस्लिम पे चल रही, ना क्रिश्चियन पे चल रही, ना किसी पे चल रही। सीआरपीसी जी जी। जनरल जो ऑल ओवर जो जितने सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया के जितने सिटीजन है सब पे लागू होती है, मिलना चाहिए। सही सही बात है सर, बिल्कुल सर, सही बात है। कोई भी लॉ है वो इक्वली अप्लाई होना चाहिए, उसमें देयर इज नो डिफरेंसेस, रिलीजन, कास्ट और लोकेलिटी का कोई भी डिफरेंस मैं नहीं तो है, कह रहा इनको हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। 125 में जब आप कोई मुस्लिम लॉ के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़ी मांग रहे हो, आप 125 सीआरपीसी में मांग रहे हो ना, तो फिर 125 सीआरपीसी जो लागू होती है वो पूरे सब सिटीजन पे होती है इंडिया में। तो उसमें मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, और आपके ज्यूज भी है, हिंदूज भी है, सब पे लागू होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। काफी अच्छा लगा सर आपके साथ इस तरह के ये जो क्वेश्चंस हैं और जो ये डाउट्स हैं ये डिस्कस करके, और ये डाउट्स काफी क्लियर हुए आज, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ये, और जो स्पेशली फॉर जूनियर लॉयर्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और चलिए जो अच्छा भी है, अगर 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 मैं 2-4 के भी काम आ पाया तो मेरे लिए अच्छा होगा। मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे बड़े लड़के आगे जो है आगे इसमें जो प्रोफेशन में, ये भी हमारे जी लिए जी अच्छे सर। रहे, सबके लिए, नहीं सोसाइटी के लिए। सर, द वे यू एक्सप्लेनिंग थिंग्स वो काफी अच्छा लगा मुझे, और क्योंकि क्या होता है कि टिपिकल लैंग्वेज और ट्रिकी लैंग्वेज में तो कोई भी एक्सप्लेन कर देगा कि ये इस लॉ में प्रोविजन है, ये वर्ड है, लेकिन उस वर्ड का क्या मतलब है ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, और अब उन्हीं चीजों आपने को एक क्लियर क्वेश्चन आपने 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 एक क्वेश्चन नहीं पूछा जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जी कि जी आजकल डिवोर्स के मैटर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मुझे अच्छा लगेगा सर। आप मुझे मैं काफी अपने आप को आपने लकी फील इसके करूंगी। पीछे आपने इसके पीछे जो है कभी जानने की कोशिश करी है कि ये आज की डेट में डिवोर्स के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं,
बनस्पत की जो पहले जो थे, जो मतलब आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो है, इतने केसेस नहीं हुआ करते। जी, जी, आज ये बात एकदम तो से सही है फ्लड बिल्कुल। बाढ़ आई है। तो उसके पीछे जानने की कभी कोशिश करी है आप लोगों ने कि कभी जो है मतलब क्यों बढ़ रहे हैं इसके पीछे? कभी सोचने का प्रयास किया कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं? मैं सर बताता हूँ आपको। हम बहुत लकी होंगे आपके आंसर के साथ में। देखिए, पहले जो है, एक तो पहले एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं था लड़कियों को, करियर वाइज़। आज की डेट में जी, लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है। लड़कियाँ इंडिपेंडेंट, पहले वो डिपेंड होती थी। पहले जहाँ एक बार माँ-बाप ने शादी कर दी, जिससे जैसे कर दिया, अब तू जान और तू तेरा हो, ठीक है? दूसरा, एक कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे पहले। शादियाँ होती थी 8 घंटे, 10 घंटे की दूरी पे जो है ससुराल है। अगर आप पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं हुआ करते थे, आपने अगर करना हो तो कुछ चिट्ठी लिखेगा। चिट्ठी भी 8 या 10 दिन में पहुँचेगी। आज मियाँ-बीवी में लड़ाई हुई है, उसने चिट्ठी लिखी, 10 दिन बाद पहुँची। पता लगा जब तक माँ-बाप पहुँचेंगे तब तक उनका फैसला हो भी गया, आराम से रह रहे हैं। आज क्या हो रहा है, आज सबके पास में फ़ोन है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है। ज़रा सी कोई बात हुई, ज़रा सा ऊँची आवाज़ में भी बोल दिया अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने या कुछ भी है, मैं खाली किसी पर्टिकुलर किसी को नहीं कर रहा, तो वो सीधा अपने घर का जो है फ़ोन वो करेगी कि आज मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ। और माँ-बाप भी को अभी टॉलरेंस खत्म हो चुका है, वो भी एकदम जैसे समझते हैं कि कितना हमारे उस पे अत्याचार हो गया, और सीधे उठ के जाके वो पहुँचते हैं 4 आदमियों को लेके, और जाके वो जो है बदतमीज़ी करनी शुरू कर देते हैं। तो जी, एक जी। बहुत बड़ा रीज़न ये है। दूसरा, अब इंडिपेंडेंट हो गई, अब वो किसी की सुनते नहीं है, लड़कियाँ भी नहीं सुनती हैं। लड़कियों को भी ये है कि अब मेरे बराबर का तुम्हारे कमा रही हूँ, तुम्हारा ये है, तो वो उनके पास भी टॉलरेंट पावर जो उनकी खत्म हो गई। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। एक तो पहले जो है जो कम्युनिकेशन नहीं था, आज कम्युनिकेशन, अच्छी बात है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा माँ-बाप को भी देखना चाहिए कि ठीक है, आज हो गई होगी लड़ाई, इन्हें 2 दिन का 4 दिन का मौका दो, उसके बाद चल के फिर बैठ के बात करेंगे। एकदम से जो उठ के चले जाते हैं ना, एकदम ऐसा समझते हैं जैसे आज ही जैसे इसमें मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं, आज ही आग लग गई है। ऐसा नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और ये बहुत चीज़ें बचाई जा सकती हैं और जो आराम से रह सकते हैं सब। लेकिन आज की डेट में ना तो किसी पे टॉलरेंस, उसकी पेशेंस की कमी है, टॉलरेंस पावर है नहीं, इंडिपेंडेंट है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है आजकल डिवोर्स के मैटर्स इसलिए ज़्यादा। तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो मेन रीजन है डिवोर्स के पीछे, जो यस, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं उनके पीछे। बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का लॉज नॉट फॉर मतलब डिवोर्स। मेरा जो अपना सोच है, मेरा अपना सोच तो यही है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब नहीं सर, जो बिल्कुल मैं सर, देखता ये हूँ, मैं जो देखता हूँ और जो मैंने अब तक 84 से मैंने वकालत शुरू की थी, अब से लेकर और अब तक में जो डिफरेंस जो आया है, वो इसके पीछे रीजन यही है जो मैं समझा हूँ। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा, बिल्कुल किसी बिल्कुल सर, कोई चांस ही नहीं है कि किसी बुक में या गूगल करने से या कहीं पे ये चीज मिल जाए, और इन्हीं चीजों की वजह से इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए सर ये सीरीज स्टार्ट की गई है सर। जी। और चलिए, अच्छा काफी लगा आपसे बहुत ज़्यादा। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए और बहुत सी चीजें जो हैं आई समझ में, मुझे भी शायद मुझे अभी तक नहीं पता थी, और काफी कुछ सीखने को मुझे भी मिला। किसी दिन आप एक्सीडेंट क्लेम वाले पे भी करिएगा, किसी दिन और किसी और बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्डर डेफिनेटली लॉयर सर। पे भी करिएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आप फील्ड पे करोगे कोई दिक्कत जी जी सर, तो नहीं। आपको सर हम मिलेगी आपको जो है मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बात करने जी को, जी जी सर। थ्योरेटिकल जी बात सर। नहीं। जी जी सर, बिल्कुल सारा आज आपने जो भी चीज डिस्कस की हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिकली हैं। मेन चीज ये है कि प्रैक्टिकली जो चीजें आती हैं उन्हीं चीजों को हमने जो है ध्यान में रखा है, हमारा जो भी डिस्कशन रहा है वो सारा इसी चीज को लेके रहा है, जो कि काफी यूजफुल रहेगा आगे भी सबके लिए। और आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से सर टाइम निकाला, उसके लिए सर कानून वो तो गुरुज आप टीम की मैं तरफ तो से बस सर कोर्ट से आपको। आया था, बस उसके बाद आपके साथ में बैठा हुआ सीधा, अभी तो बस कोर्ट भी नहीं उतारा, नहीं सर, अभी कोर्ट स्पेशल थैंक्स है उतारूंगा आपको रिपोर्ट। कानून गुरुज की टीम की तरफ से सर, आपने टाइम बहुत निकाला बहुत सर। आपका और भी धन्यवाद, आपने जो है मेरे को समय दिया, मौका दिया।